एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। गाइस एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की हम बात करें तो रॉबर्ट ब्राउनिंग को आप सब लोग जानते हैं, एलिजाबेथ ब्राउनिंग को। ये दोनों कौन थे? लवर थे, एंड बोथ गॉट मैरिड एज वेल, बोथ इलोप्ड एंड देन गॉट मैरिड। काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी इन दोनों के मैरिजेस पे, बट स्टिल बोथ गॉट मैरिड। तो एलिजाबेथ ब्राउनिंग 1806 बॉर्न है, 1861 डाइड। ये भी गाइस इंग्लैंड में बॉर्न है। इनका कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, यानी एक होता है ना कि स्कूल जाना, कॉलेज जाना, तो ऐसा कोई इनका फॉर्मल एजुकेशन नहीं था। और टोटल गाइस ये लोग 12 भाई बहन थे, यू कैन इमेजिन। ऑल टोटल कितने सिबलिंग्स थे? 12 सिबलिंग्स। इनका पहला पोम आया था गाइस द बैटल ऑफ मैराथन। द बैटल ऑफ मैराथन ये इनका पहला नैरेटिव पोम था, 1820 में पब्लिश हुआ। 1821 में गाइस इनको प्लेग की वजह से, शी वाज प्लेग्ड इन 1821, जिसमें हेडेक, स्पाइनल पेन। और 1821 के बाद से, यानी जब ये 15 इयर्स की थी, काफी छोटी थी, उसी टाइम पे गाइस इनको एक प्लेग की वजह से एक लाइफ टाइम हेडेक, जिसको आप माइग्रेन कहते हो ना, माइग्रेन काइंड ऑफ, तो वैसी कुछ डिजीज थी जो थ्रू आउट दी लाइफ एलिजाबेथ ब्राउनिंग के साथ रही, यानी उनके डेथ तक माइग्रेन, इंटेंस हेडेक, स्पाइनल पेन, ऐसी इश्यूज इनको थे। इनका एक और पोम था गाइस द सेराफिम एंड अदर पोम्स, 1838 में आया। द सेराफिम, SERAPH है, द सेराफिम एंड अदर पोम्स, यानी एंथोलॉजी था। इसके अलावा गाइस रॉबर्ट ब्राउनिंग से मैंने बताई दी आपको, इलोप यानी दोनों भाग करके दोनों ने शादी की थी, रॉबर्ट और एलिजाबेथ ब्राउनिंग ने, क्योंकि इनके मैरिज के लिए इनकी फैमिली रेडी नहीं थी। काफी कंट्रोवर्सी में भी रहा। कंट्रोवर्सी में इसलिए था गाइस क्योंकि इनको बनना था पोइट लॉरेट। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग वाज वेरी फेमस इन अर्ली 19th सेंचुरी, तो इनको पोइट लॉरेट का बनने का ऑफर भी था कि भाई आप पोइट लॉरेट बनो। क्वीन विक्टोरिया इनको काफी अप्रिशिएट करती थी, लेकिन जब इनका पोइट लॉरेट बनने का टाइम आया, उसी टाइम सी इलोप्ड विथ रॉबर्ट ब्राउनिंग, तो ऐसे में कोई और बन गया, इनको नहीं मौका मिला। बट ये बड़ी डिजर्विंग आप कह लो कि पोइटेस रही हैं। आगे चलते हैं, इनके कुछ वर्क्स हैं लाइक सोनेट फ्रॉम द पोर्चुगीज। कुछ इनके वर्क्स को अगर आप देखोगे तो सोनेट फ्रॉम द पोर्चुगीज ऐसा करके इनका वर्क आया। देन ऑरोरा लीग, यू ऑल नो ऑरोरा लीग 1856, द प्रिल्यूड, है ना। एक बड़ा फेमस लाइन है गाइस सोनेट फ्रॉम द पोर्चुगीज में, इन्होंने अपने लवर रॉबर्ट ब्राउनिंग को डेडिकेट करा है, जिसमें एक कोट आता है, हाउ डू आई लव दी, लेट मी काउंट द वेज, आई लव दी टू द डेप्थ एंड ब्रेथ एंड हाइट। ये बड़ा फेमस वर्ड, हाउ डू आई लव दी, लेट मी काउंट द वेज, आई लव दी टू द डेप्थ एंड ब्रेथ ऑफ एंड हाइट। तो अपने लव को इन्होंने अपने प्रपोजल को इन्होंने एक्सप्रेस किया है इन लाइंस के थ्रू। इसके अलावा गाइस एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। इन्होंने कैंपेन चलाया स्लेवरी को एबॉलिश करने के लिए, चाइल्ड लेबर कैसे कम हो उसके लिए। 1846 में शी मूव टू इटली because she was disinherited by her father and brothers for being married to Robert Browning without their approval, है ना। तो ऐसे में 1846 में इटली चली गई, क्योंकि इनके फादर और इनकी जो फैमिली थी, स्पेशली द फैमिली ऑफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, तो हर फैमिली वाज नॉट एट ऑल रेडी फॉर दिस मैरिज, द मैरिज विथ रॉबर्ट। तो ऐसे में इन लोगों ने क्या किया, इंग्लैंड से ये लोग माइग्रेट हो गए आफ्टर मैरिज। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ये दोनों कहाँ रहने लग गए? इटली में, और काफी लंबे टाइम तक इटली में रहे। 1846 के बाद ये लोग इटली ही शिफ्ट हो गए, वहीं पे अपना लास्ट टाइम उधर ही ये दोनों रहे। इनका एक वर्क था गाइस द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन, द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन, in which she examined children's manual labor forced upon them by ruler. It was published in 1843. तो द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन इनका एक वर्क है, जो कि चाइल्ड लेबर पे बेस्ड है, चाइल्ड स्लेवरी जिसको आप कहते हो ना, चाइल्ड स्लेवरी, उस पे बेस्ड है द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन। क्योंकि उस टाइम पे गाइस देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे क्या था ना कि लेबर लॉस तो था नहीं, कोई गवर्नमेंट ने ऐसा कोई लेबर लॉस तो बनाया नहीं। तो ऐसे में गाइस लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती थी, तो बच्चों को भी काम पे रखा जाता था, जो 7 ईयर 6 ईयर 8 ईयर, और उनको सैलरी भी नहीं मिलती थी, ऊपर से बच्चे काम कर रहे हैं। तो इन्होंने स्लेवरी, चाइल्ड स्लेवरी पे काफी कैंपेन वगैरह चलाया। आगे चल के फिर आपको पता है क्वीन विक्टोरिया ने 1850s पे बैन कर दिया, चाइल्ड लेबर को बैन कर दिया ना। कुछ अगर इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें गाइस एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की, तो पहला द बैटल ऑफ मैराथन, एन एसे ऑन माइंड एंड अदर पोम्स, द सेराफिम एंड अदर पोम्स, द पोम्स ऑफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, सोनेट फ्रॉम द पोर्तुगीज, कासा गीडी विंडोज, ऑरोरा ली, पोम बिफोर कांग्रेस, प्रोमीथियस बाउंड,
द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन, ये सारे इनके मेजर वर्क्स हैं। द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन जिसमें इन्होंने चाइल्ड लेबर को एबॉलिश करने की बात की है। प्रोमीथियस बाउंड है इनका गाइस, जो कि ग्रीक लिटरेचर पे बेस्ड है। प्रोमीथियस बाउंड एक वर्क है प्रोमीथियस अनबाउंड, जो कि पीवी सैली ने भी लिखा है, पोम है प्रोमीथियस अनबाउंड। इनका भी एक वर्क है प्रोमीथियस बाउंड, ग्रीक लिटरेचर पे बेस्ड है। देन सोनेट फ्रॉम द पोर्चुगीज, ये तो पता ही है आपको, रॉबर्ट ब्राउनिंग को इन्होंने डेडिकेट करा है अपने हस्बैंड को। और द बैटल ऑफ मैराथन। जब हम ऑरोरा लीग की बात करें, ऑरोरा लीग गाइस इनका बड़ा फेमस पोम है, विच वाज रिटन इन ब्लैंक वर्स। और ये टोटल इट कंसिस्ट ऑफ 9 बुक्स। ऑरोरा लीग कितने बुक्स हैं टोटल? 9 बुक्स। इसमें प्रोटैगनिस्ट कौन है? ऑरोरा लीग। ठीक है, तो ये पूरा इस पे है, फैमिली स्टोरी है ऑरोरा, जहाँ पे ऑरोरा एक किड है एंड शी डिस्क्राइब हर चाइल्डहुड दैट हर मदर हैड डाइड व्हेन शी वाज ओनली 4 ईयर ओल्ड एंड फादर डाइड व्हेन शी वाज 13 ईयर ओल्ड। तो बचपन में ही गाइस ऑरोरा जो है वो ऑर्फन हो जाती है। फिर उसके लाइफ में बड़े स्ट्रगल आते हैं, बड़े चैलेंजेस आते हैं जो वो फेस करती है ना। बाद में चल के उसकी लव स्टोरी होती है, फिर मैरिज होता है। तो दिस इज ऑरोरा ली, है ना। तो ऑरोरा ली भी जो वर्क है गाइस, ये क्या है, बड़ा ही हम कह सकते हैं कि दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एज फार एज एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग इज कंसर्न। ठीक है, तो ये सारे इनके वर्क्स हैं एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के। इसके बाद गाइस और भी कुछ ऑथर्स हैं जो हम करेंगे। तो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का तो ये जो ऑरोरा लीग है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 बुक्स, बुक 1, बुक 2 एंड बुक 3। ठीक है, तो ये 3 बुक्स हो गए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनको पोइट लॉरेट भी बनना था, तो पोइट लॉरेट इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि भाई रॉबर्ट ब्राउनिंग के साथ इनका अपना एक अफेयर था, इलोपमेंट का सीन आ गया, तो फिर ये नहीं बन पाए, है ना। बट ये काफी डिजर्विंग थी। इनके जो वर्क्स हैं आप देख सकते हो, बड़े फेमस हुए सारे इनके वर्क्स, है ना। इवन अपने हस्बैंड रॉबर्ट ब्राउनिंग से भी ज्यादा इनका नाम था। हालांकि आगे चल के फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग को मौका मिला था, रॉबर्ट ब्राउनिंग बिकेम द पोइट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड, और काफी लंबे टाइम तक वो रहे भी थे। तो ये चीज है। फिफ्थ, बैरेट ब्राउनिंग 1806 बॉर्न, 1861 डाइड। ठीक है, इंग्लैंड में बॉर्न है। She did not receive any formal education and was educated at her home along with her 12 siblings. तो गाइस एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की स्टोरी कुछ सैमुअल जॉनसन की तरह है, क्योंकि ब्राउनिंग कभी आप कह लो कि कोई फॉर्मल एजुकेशन इनको नहीं मिला। She didn't receive any formal education. ये घर पे ही रह के गाइस इन्होंने पढ़ाई करा, घर पे रह के। और इनके टोटल 12 सिबलिंग्स थे, घर पे रह के पढ़ा। इनका पहला पोम आया था द बैटल ऑफ मैराथन। द बैटल ऑफ मैराथन 1820 में आया, पहला यानी डेब्यू पोम, द बैटल ऑफ मैराथन 1820 में। फिर गाइस 1821 में प्लेग में मतलब इनको हेडेक हुआ और स्पाइनल पेन हुआ, काफी बीमार रही। और इनके लाइफ टाइम ये स्पाइनल प्रॉब्लम इनको रहा, हेडेक वगैरह, स्पाइनल माइग्रेन जिसको आप कहते हो, तो ऐसा कुछ बीमारी इनको लाइफ टाइम था। फिर इनके गाइस अगर हम लिटरेचर की बात करें, कुछ इनके पोम्स आए, एंथोलॉजी, दैट इज एन एसे ऑन माइंड एंड अदर पोम्स, एन एसे ऑन माइंड एंड अदर पोम्स। देन गाइस द सेराफिम एंड अदर पोम्स, यानी इन्होंने ज्यादातर स्टार्टिंग डेज में एंथोलॉजी पे काम किया। एंथोलॉजी मतलब कलेक्शन ऑफ पोम्स, तो कलेक्शन ऑफ पोम मतलब एक एंथोलॉजी है जिसमें कई सारे पोम्स, तो ऐसा करके इन्होंने पब्लिश कराया स्टार्टिंग डेज में। सोनेट फ्रॉम द पोर्तुगीज, ऐसा करके सोनेट फ्रॉम द पोर्तुगीज 1850 में आया। टू एक्सप्रेस हर लव फॉर हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को डेडिकेट किया, सोनेट फ्रॉम द पोर्तुगीज। ऑरोरा लीग ये भी बड़ा फेमस है, एग्जाम में भी आता है कई बार। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग रोड ऑरोरा, AURORA, ऑरोरा ली 1856 में, जो कि एक नॉवेल है, लॉन्ग वर्स नॉवेल, ऑरोरा ली। देन गाइस Elizabeth Barrett Browning is considered to be a woman version of Wordsworth the Prelude. तो इनको गाइस वर्ड्सवर्थ का वुमन वर्जन भी कहते थे कई लोग, यानी वर्ड्सवर्थ का वुमन वर्जन, मतलब इतनी इन्फ्लुएंशियल थी है एज अ पोइट, इनको वर्ड्सवर्थ से कंपेयर करते थे कई लोग। ठीक है, और ऑरोरा लीग तो गाइस अपने हस्बैंड से भी कुछ चीजें अपने लव लाइफ के बारे में इन्होंने लिखा है ऑरोरा लीग में। इसके अलावा गाइस सोनेट फ्रॉम द पोर्तुगीज ये भी है, हाउ डू आई लव दी, लेट मी काउंट द वेज, है ना। जैसे वो गाना है ना हिंदी में, 12 महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊं, एक बड़ा अच्छा हिंदी गाना है, 12 महीने में 12 तरीके से। इन द सेम वे हाउ डू आई लव दी, लेट मी काउंट द वेज, अपने हस्बैंड को कह रही है
Elizabeth Barrett Browning dedicated this poem, that is sonnet from the Portuguese, and the lines are, how do I love thee, let me count the ways. I love thee to the depth and breadth and height. With my lost saints, I love thee with the breath, smiles, tears of all my life, ends, if God choose, I shall but love thee better after death. यानी मरने के बाद भी आई लव माई हस्बैंड, तो ये अपने हस्बैंड के लिए इन्होंने लिखा है, सोनेट फ्रॉम दी पोर्तुगीज. इवन गाइस एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग ने स्लेवरी के लिए भी काफी वॉइस रेज करा, कैंपेन चलाया, चाइल्ड लेबर वगैरह. आपको मैंने अभी बताया भी क्लास के स्टार्टिंग में कि चाइल्ड लेबर को एबॉलिश कर दिया क्वीन विक्टोरिया ने कि भाई चाइल्ड काम नहीं करेंगे. तो इसमें क्वीन एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग का क्रूशियल रोल है. हालांकि 1846 में सी मूव टू इटली, इटली चली गई. ओके, और वहां जाके गाइस शी वाज डिसइनहेरिटेड बाय हर फादर एंड ब्रदर फॉर हर बीइंग मैरिड टू रॉबर्ट ब्राउनिंग. तो आपको पता है गाइस रॉबर्ट ब्राउनिंग से इनका मैरिज हो गया और इलोप करके मतलब भाग के शादी करा था इन्होंने. एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग को मतलब पोइट लॉरेट भी बनाने जा रहे थे यानी क्वीन विक्टोरिया, बट क्योंकि उस टाइम पे ये बड़ी कंट्रोवर्सी में आ गई. कारण क्या था, रॉबर्ट ब्राउनिंग के साथ सी इलोप्ड, तो इलोपमेंट के बाद काफी मतलब आप कह लो कंट्रोवर्सी में आई, काफी ब्लेम हुआ इनको. तो बड़ी टैलेंटेड थी लेकिन ये पोइट लॉरेट नहीं बन पाई क्योंकि उस टाइम पे कंट्रोवर्सी में थी. फिर कुछ समय अंडरग्राउंड रही, है ना. मतलब अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर के सी मैरिड रॉबर्ट ब्राउनिंग. एंड आफ्टर 1846 शी लिव्ड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ इन इटली ओनली. तो फिर इटली में ही रहने लग गई रॉबर्ट ब्राउनिंग के साथ. इनका काफी अच्छा अफेयर था, रिलेशन था, मैरिज भी इन्होंने किया. इनका एक वर्क है गाइस द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन, इन विच एंड इन दिस पोम चिल्ड्रंस मैनुअल लेबर फोर्स्ड अपॉन देम बाय द रूलर. तो चिल्ड्रन चाइल्ड लेबर पे इन्होंने कैंपेन भी चलाया था. तो इनका जो वर्क है दैट इज द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन, इसमें इन्होंने चाइल्ड लेबर को हाईलाइट करा है. चाइल्ड लेबर को एबॉलिश करने के लिए इन्होंने ये वर्क लिखा है एंड पब्लिश्ड 1843. कुछ इनके मेजर वर्क्स है लाइक द बैटल ऑफ मैराथन एंड एसे ऑन माइंड विद अदर पोम्स, मिसलिनियस पोम, द सेराफिम, ऑरोरा ली इनका बड़ा फेमस है, ऑरोरा ली, नेपोलियन 3, प्रोमीथियस बाउंड, द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन, ये सारे इनके वर्क्स हैं. ठीक है, तो इनके कई सारे मेजर वर्क्स हैं गाइस एलिजाबेथ ब्राउनिंग के जो इन्होंने लिखा है. तो और इनके जो हस्बैंड है रॉबर्ट ब्राउनिंग, वो भी आप जानते हो, उनको भी हम पढ़ेंगे. रॉबर्ट ब्राउनिंग के भी फेमस है ना ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए, और वो पोइट लॉरेट भी रहे हैं इंग्लैंड के. तो हम लोग करेंगे इसके बाद रॉबर्ट ब्राउनिंग को भी, जो इनके हस्बैंड भी हैं, इनके लवर भी हैं, और उनको डेडिकेट करते हुए इन्होंने सोनेट फ्रॉम द पोर्तुगीज भी लिखा और इटली रहने लग गई एक टाइम के बाद. सो दिस इज एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग 06 एंड डाइड 1861. तो गाइस ये कुछ आप कह लो कि लेगेसी में मिला था टेनिशन को, क्योंकि इनके फैमिली में खास करके फादर की साइड में मेंटल इलनेस करीब करीब सभी लोगों को था. आगे चले गए लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिशन ट्रिनिटी कॉलेज चले गए, कैम्ब्रिज आपको पता है वेरी पॉपुलर, वहां पे ट्रिनिटी कॉलेज में चले गए, वहीं पे इन्होंने पढ़ाई करी. वहीं पे इनकी दोस्ती हुई थी आर्थर हेनरी हेलम के साथ. सो ही डेवलप्ड इंटेंस फ्रेंडशिप विद अनदर यू कैन से पोइट आर्थर हेनरी हेलम. और दोनों टेनिशन और हेलम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे. दोनों ने मिलकर इवन फॉर्म द लिटरेरी ग्रुप कॉल्ड एपोस्टल, APOSTLE. 1830 में दोनों ने ग्रुप बनाया. आगे चल के गाइस लॉर्ड अल्फ्रेड को पोइट लॉरेट भी बनाया गया 1850 में आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ. तो यू ऑल नो गाइस दैट विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड इन 1850 और 1843 में वर्ड्सवर्थ को क्या बनाया गया था, पोइट लॉरेट. और वर्ड्सवर्थ से पहले कौन थे पोइट लॉरेट, रॉबर्ट सदे. रॉबर्ट सदे के डेथ के बाद तो रॉबर्ट सदे का डेथ कब है गाइस, 1843 में. तो सदे के डेथ के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ बिकेम दी पोइट लॉरेट. और फिर विलियम वर्ड्सवर्थ का जब डेथ हो गया तो गाइस दिस चेयर हैंडेड ओवर टू लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिशन. और गाइस टेनिशन इंग्लैंड के पोइट लॉरेट 1850 में बने और अपने डेथ तक यानी 1892 तक आप कह सकते हो कि यही पोइट लॉरेट थे इंग्लैंड के, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया भी इनको काफी अप्रिशिएट करती थी और काफी क्लोज थे क्वीन विक्टोरिया के. ओके, हालांकि ये जो पोइट लॉरेटशिप था ये किसी और को दिया जा रहा था, सैमुअल रोजर. उस टाइम के लोग बड़े इगोइस्टिक होते थे. आपने देखा, मैं कल आपको बता रहा था कि एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग को भी ये ऑफर था पोइट लॉरेट बनने का, बट उन्होंने अपने लवर के साथ इलोप करना ज्यादा अच्छा समझा. सो सी इलोप्ड विथ रॉबर्ट ब्राउनिंग. ऐसे में बहुत कंट्रोवर्सी हो गई तो उनको नहीं मिला वो.
कई सारे लोग आपको जैसे जीन पॉल सार्त्र, नोबेल अवार्ड मिल रहा था, रिफ्यूज कर दिया। जीन पॉल सार्त्र नेवर रिसीव नोबेल अवार्ड, उनको मिला बट उन्होंने लिया नहीं। ऐसे ही गाइस सैमुअल रोजर करके एक बहुत बड़े नॉवेलिस्ट थे उस टाइम पे, इनको कहा गया वर्ड्सवर्थ के डेथ के बाद कि बी द पोइट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड, बट ही रिफ्यूज्ड। तो इनके रिफ्यूजल पे फिर टेनिशन को मिला ये। कैम्ब्रिज में गाइस जब ये पढ़ रहे थे इन ट्रिनिटी कॉलेज, सो ही रोट फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री दैट इज पोम बाय टू ब्रदर्स, यानी आर्थर हेनरी हेलम, और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बड़े क्लोज थे। तो दैट्स व्हाई ही रोट पोम बाय टू ब्रदर, 1827 पब्लिश, पहला इनका एंथोलॉजी आया। फिर इनको गोल्ड मेडल भी मिला टिम्बकटू के लिए। इनका एक पोम है टिम्बकटू, TIMBUKTU, टिम्बकटू। देन गाइस चीफ लिरिकल इनका पब्लिश हुआ 1830 में। बाद में इनके फादर का डेथ हो गया गाइस 1831 में, और फिर ये इतने मतलब सौरों में चले गए ना कि ही लेफ्ट द यूनिवर्सिटी विदाउट डिग्री। तो इनके फादर के डेथ के बाद ही बिकेम कंप्लीटली डिस्टर्ब्ड मेंटली, बड़े मोरोज और ग्लूमीनेस में रहने लग गए। और जब गाइस आगे चल के टेनिशन का जो फ्रेंड है आर्थर हेनरी हेलम, ही ऑल्सो डाइड सडनली इन 1833। तो ये डबल शॉक था इनके लिए, क्योंकि गाइस आर्थर हेलम भी इनका काफी क्लोज फ्रेंड था, उसका भी डेथ हो गया, और इवन फादर के 2 साल बाद ही ये बिल्कुल अकेले हो गए अपने लाइफ में। तो टेनिशन डिड नॉट पब्लिश एनीथिंग फॉर नेक्स्ट 10 ईयर। इतने मतलब ये शॉक इनको लगा कि ही डिड नॉट पब्लिश एनीथिंग फॉर नेक्स्ट 10 ईयर, एंड हेलम वाज एंगेज्ड टू हिज सिस्टर एमिली टेनिशन। तो आर्थर हेनरी के साथ गाइस इनकी दोस्ती भी थी, और एक कारण ये भी था कि इनकी जो सिस्टर थी ना एमिली टेनिशन, तो उनके साथ गाइस हेलम क्या थे, इंगेज थे, उनके साथ मैरिज होना था। बट मीनवाइल ही डाइड, मीनवाइल आर्थर हेनरी हेलम डाइड। ऐसे में इनकी सिस्टर का फिर मैरिज किसी और के साथ होता है। फिर गाइस अल्फ्रेड टेनिशन का एक वर्क आया जो अभी मैं आपसे पूछ भी रहा था, इन मेमोरियम, जो आपने कहा कि सर ये तो एलिगेरिक पोम है। सो गाइस इन मेमोरियम लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिशन रोट ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम ओनली, ठीक है, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1850। इसके बाद गाइस इन मेमोरियम ब्रोट टेनिशन इन द नोटिस ऑफ क्वीन विक्टोरिया। तो इन मेमोरियम गाइस बड़ा पॉपुलर हुआ, क्वीन विक्टोरिया ने भी उसको पढ़ा, बड़ा अप्रिशिएट किया, और इवन लॉर्ड टेनिशन को अपने घर पे भी बुलाया, अपने पैलेस पे। तो टेनिशन एंड क्वीन विक्टोरिया मेट ऑलमोस्ट 2 टाइम्स, इसलिए आगे चल के उनको पोइट लॉरेट का भी फिर ऑफर मिला, क्वीन विक्टोरिया ने उनको दिया, तो फिर बने भी। एंड गाइस लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिशन मैरिड विद एमिली सैलूड। तो इनका जो मैरिज है गाइस 1850 में, जब ये पोइट लॉरेट बने, सक्सेसफुल हो गए अपने लाइफ में, बड़े पॉपुलर, तो ही मैरिड विद एमिली सैलूड। 1884 में गाइस ही एक्सेप्टेड अ पियर्स एंड बिकेम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन। तो गाइस ये जो लॉर्ड इनको जो टाइटल मिला है ना, ये सभी को तो नहीं मिलता, तो ये टाइटल भी गाइस इनको मतलब ऑनर में मिला था, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन, ठीक है। एंड टेनिशन इज द मोस्ट सेंसिटिव टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू। तो गाइस अगर आप टेनिशन को पढ़ेंगे ना, तो टेनिशन में गाइस आपको ओल्ड और न्यू दोनों का एक कंपैरेटिव स्टडी मिलेगा, यानी ये ओल्ड लिटरेचर और एक जो मॉडर्निज्म है उसको लेकर के भी मतलब बड़े अपडेटेड भी है। तो टेनिशन के वर्क में गाइस आपको एमलगमेशन मिलेगा अबाउट ओल्ड एंड न्यू, पुरानी चीजें भी मिलेंगी, ट्रेडिशन भी मिलेगा, रिचुअल भी मिलेगा, साथ साथ मॉडर्निटी भी मिलेगा, अपडेशन भी मिलेगा। देन गाइस इनका और भी वर्क है, चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, देन ऑड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ऐसे करके इनके वर्क्स हैं। 1850 को गाइस इनका एनस मिराबिलिस कहते हैं। एनस मिराबिलिस मतलब बेस्ट ईयर एवर। जैसे हम सभी लोगों का गाइस कोई एक ऐसा ईयर होता है ना जो टर्निंग पॉइंट हम कहते हैं, यार हमारे लाइफ का ना वो टर्निंग पॉइंट था, वहां से ही हमारी जीवन बदली, हमारा लाइफ चेंज हुआ, तो दैट इज कॉल्ड एनस मिराबिलिस। ये एक लैटिन टर्म है विच मींस हैप्पी ईयर, विच मींस बेस्ट ईयर एवर। तो टेनिशन के लाइफ में जो 1850 है ना, ये टर्निंग पॉइंट बन के आया, क्योंकि 1850 में ही बिकेम पोइट लॉरेट नंबर 1, नंबर 2 इन मेमोरियम पब्लिश्ड, जो कि इन्होंने अपने फ्रेंड आर्थर हेलम के लिए लिखा था, क्वीन विक्टोरिया ने इवन अप्रिशिएट किया, और तीसरा ही गॉट मैरिड विद एमिली सैलूड। तो तीनों बड़ी चीजें हुई। इवन गाइस टीएस एलियट कॉल्ड हिम पोइट ऑफ मेलांकोलिया एंड मेट्रिक, और सैडेस्ट ऑफ ऑल इंग्लिश पोइट्स। क्योंकि मेन रीजन था गाइस कि इनके जो फादर थे ना, उनके डेथ के बाद थोड़ा ये मेंटल इलनेस में रहते थे, फिर आर्थर हेलम का डेथ हुआ, तो बड़े ही अकेले हो गए अपने लाइफ में। हालांकि आगे चल के फिर इनका मैरिज हुआ, तो ऐसा इनका थोड़ा लाइफ रहा। फिर इन्होंने यूनिवर्सिटी डिग्री भी कंप्लीट नहीं की, आधे में ही छोड़कर आ गए। एक इनका वर्क आया था गाइस द डिफेंस ऑफ लखनऊ, बड़ा फेमस है, कॉलेज सिलेबस में भी होता है, यूजी वगैरह में, द डिफेंस ऑफ लखनऊ।
which is based on an account of the heroic resistance by the English soldier in Indian rebellion of 1857, जिसको आप हमारे यहाँ कहते हो ना मंगल पांडे रिवॉल्यूशन। जो हमारे यहाँ पे मंगल पांडे, आपने पढ़ा है हिस्ट्री अगर थोड़ा बहुत, तो 1857 में गाइस एक बहुत बड़ा रिवेल हुआ था, है ना, ब्रिटेन के खिलाफ, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे, कई सारे लोगों ने जान दी थी उस टाइम पे, मतलब आजादी के लिए। तो उस टाइम का जो रिवोल्ट था गाइस, उसमें ना सिर्फ इंडियंस मारे गए थे बल्कि ब्रिटिशर्स भी बहुत मारे गए थे बल्क में। और ऐसा कहा जा रहा था कि वो एक ऐसा रिवॉल्यूशन था ना 1857 का, कि वो अगर सक्सेसफुली कोई लीड करता ना, तो उसी टाइम इंडिया माइट गॉट इंडिपेंडेंस। बट क्या हुआ कि लीडरशिप हमें नहीं मिला, सभी लोग अलग बट गए, इसलिए फिर ब्रिटेन ने कंट्रोल कर लिया पूरे इंडिया को। बट 1857 का जो रिवेलियन है उसके बारे में टेनिशन ने लिखा है। तो इन्होंने ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से लिखा है, कहा है, इसमें बताया है कि इंडियन बड़े बारबेरिक होते हैं, इंडियंस ने हमारे लोगों को मारा, है ना, और वो स्कॉर्चिंग हीट जो इंडिया की जून जुलाई की गर्मी होती है, उस गर्मी में हमारा वॉर चल रहा था और कई लोग हमारे मारे जा रहे थे। तो ये ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन रोट दिस पोएम, द डिफेंस ऑफ लखनऊ। इसके अलावा गाइस इनके कई सारे वर्क्स हैं जो क्वार्टरली रिव्यू में पब्लिश हुए हैं। एंड टेनिसन बिकेम अ मेंबर ऑफ कोकोनी स्कूल फॉर फॉलोइंग जोन किड्स। तो एक गाइस लिटरेरी ग्रुप था बड़ा फेमस है, कोकोनी, COCON, कोकोनी, उसके भी मेंबर रहे। फिर 1850 में ही बिकेम पोइट लॉरेट, और अपने डेथ तक ही रिमेन्ड दी पोइट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। इवन गाइस मॉडर्न एज में वर्जीनिया वुल्फ, यू ऑल नो वर्जीनिया, सो वर्जीनिया वुल्फ का एक प्ले है फ्रेश वाटर, उसमें गाइस टेनिसन हैज बीन पोर्ट्रेड एज होस्ट टू हिज फ्रेंड जूलिया मार्गरेट कैमेरॉन एंड GF वॉर्ड। तो वर्जीनिया वुल्फ ने भी गाइस अपने एक प्ले फ्रेश वाटर में ही पोर्ट्रेड और ही कोटेड लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन। फिर आगे चले गए, एक बड़ा इनका फेमस प्ले आया था बेकेट, BECKET, बेकेट, ये भी बड़ा फेमस है। क्वीन विक्टोरिया तो इनको खैर बड़ा अप्रिशिएट करती थी, ठीक है। और TS एलियट ने भी इनको कहा है द सैडेस्ट ऑफ ऑल इंग्लिश पोइट, द सैडेस्ट ऑफ ऑल इंग्लिश पोइट्स हुज टेक्निकल मास्टरी ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज प्रोवाइडेड अ सरफेस टू हिज पोइट्रीज, डेप्थ टू द एबिस ऑफ सॉरो। तो बड़े पेसिमिस्टिक भी थे थोड़ा टेनिसन, सैडेस्ट, इनके जो पोम्स हैं वो बड़े इमोशनल और हार्ट टचिंग होते थे, इसलिए इनको एलियट ने क्या कहा, द सैडेस्ट ऑफ ऑल इंग्लिश पोइट, यानी अब तक के जितने भी पोइट हैं उसमें सबसे सैड पोम इन्हीं का है। फिर WH ऑर्डन ने भी इनको कहा टेनिसन वाज द स्टूपिडिएस्ट ऑफ ऑल इंग्लिश पोइट, मतलब अब तक के सबसे स्टूपिड, ऐसा बता रहे हैं WH ऑर्डन। देयर वाज लिटिल अबाउट मेलांकोलिया ही डिड नॉट नो, देयर वाज अ लिटिल एल्स दैट ही डिड। तो WH ऑर्डन, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी लिखा है, बड़े बड़े क्रिटिक हैं, उन्होंने भी कहा कि टेनिसन और भी बहुत कुछ कर सकते थे अपने लाइफ में, बट उन्होंने बहुत लिमिटेड लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस मैथ्यू आर्नल्ड ने भी इनको काफी अप्रिशिएट किया, मैथ्यू आर्नल्ड, यू ऑल नो। नाउ गाइस कम टू द मेजर वर्क्स रिटन बाय लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन, जैसे द प्रॉमिस ऑफ मे, द प्रॉमिस ऑफ मे, दिस द ओनली प्ले इन प्रोज फॉर्म, यानी पोएटिक फॉर्म में ये प्ले इन्होंने लिखा था, द प्रॉमिस ऑफ मे। देन गाइस पोम, एक कलेक्शन इनका आया था एंथोलॉजी 1832 में। देन द प्रिंसेस अ मेडले 1847 में, इन मेमोरियम, जो कि एक एलिजी है ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलन, तो इन मेमोरियम आया 1850 में। ऑड ऑन द डेथ ऑफ ड्यूक ऑफ वेलिंगटन 1852 में। मॉड एंड अदर पोम्स 1855, क्वीन मैरी 1875, जो कि इनका पहला प्ले था। मॉर्टे डी आर्थर, यू ऑल नो गाइस मॉर्टे डी आर्थर, ये भी इन्होंने लिखा। यूलिसेस लिखा, यूलिसेस तो इनका बड़ा फेमस है। एक यूलिसेस है जेम्स जॉयस वाला, जो मॉडर्निज्म में हम पढ़ते हैं, यूलिसेस रिटन बाय जेम्स जॉयस इन मॉडर्न एरा, और एक यूलिसेस इनका भी है, तो इनका तो खैर पोइटिक फॉर्म में है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो यूलिसेस इनका एक वर्क है। द लोटस ईटर, कई बार एग्जाम में आता है, द लोटस ईटर, ये भी है टेनिसन का। टिथोनस, टाइरेसियस, टाइरेसियस कौन थे गाइस? टाइरेसियस एंशिएंट राइटिंग यानी ग्रीक लिटरेचर से इन्होंने पिकअप किया है, टाइरेसियस, जो कि एक बहुत बड़े प्रोफेसाइज करते थे ना, एस्ट्रोलॉजर थे। तो टाइरेसियस का एक वर्क है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, हेरोल्ड, हेरोल्ड इज अ प्ले, द कप इज अ प्ले, लॉक्सले हॉल। तो दिस वर्क्स हैज बीन रिटन बाय लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन। कई सारे वर्क्स इन्होंने लिखे हैं। इन मेमोरियम तो आपको पता है गाइस, इनका जो फ्रेंड था ना आर्थर हेनरी, तो इनके फादर का डेथ कब है? 1831 में। तो अपने फादर के डेथ से थोड़ा ये उभरे ही थे, बाहर निकले थे, कि तब तक इनका जो क्लोज फ्रेंड था, इंटीमेट फ्रेंड था आर्थर हेनरी, वो 1833 यानी ऑलमोस्ट 1.5 ईयर के बाद, एट द अर्ली एज ऑफ 22 ही डाइड। तो फिर इन्होंने लिखा इन मेमोरियम।
and it was written in iambic tetrameter called in memoriam stanza. ठीक है, और आपको पता है गाइस कि आर्थर हेनरी के साथ इनकी जो बहन थी एमिली टेनिसन, उसकी मैरिज भी होनी थी बट हो नहीं पाया क्योंकि इन बिटवीन ही डाइड. इसका एक बड़ा फेमस कोट है गाइस, इट इज बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट, इट इज बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल. तो बड़ा फेमस और हार्ट टचिंग कोट है. इट इज बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल. दूसरा, नेचर नेचर रेड इन टूथ एंड क्लॉ. तो ये सारे इनके कोट्स हैं, बड़ा फेमस है, हार्ट टचिंग कोट्स है. जैसे टिम्बकटू, मैंने आपको बोला टिम्बकटू के लिए इनको बड़ा ऑनर मिला, अवार्ड भी मिला है ना टिम्बकटू के लिए. एंड इट इज अबाउट अ लीजेंडरी सिटी इन अफ्रीका. It is an optimistic poem which shows modern expectation that the human race, guided by reason and science, would come together and build optimism. एक दिन आएगा जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, एक बेटर वर्ल्ड, एक बेस्ट वर्ल्ड, जिसको यूटोपिया कहते हो, यूटोपियन सोसाइटी. तो ऐसा कुछ टिम्बकटू पोम है जिसमें अफ्रीका का, इन्होंने अफ्रीका को पोर्ट्रे किया है और कहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब ह्यूमन रेस अच्छा हो जाएगा, काफी साइंस. ओके, तो टिम्बकटू 1829 में इन्होंने लिखा जब ही वाज ओनली 19 इयर्स एज, ओनली 19 इयर्स ऑफ एज ही रोट टिम्बकटू. इनको मेडल वगैरह भी मिला इसके लिए. एंड गाइस द प्रिंसेस ऑफ मेडले, ये भी एक लॉन्ग नैरेटिव पोम है, 1847 में आया. ओके, इसमें एक बड़ा फेमस कोट है, द वुमन इज सो हार्ड अपॉन वुमन, द वुमन इज सो हार्ड अपॉन वुमन. एक वुमन दूसरे वुमन के लिए बड़ी हार्ड होती है, ऐसा टेनिसन कह रहे हैं. ठीक है. Then guys, Idols of the King, ऐसा एक आया. It contain a series of 12 connected poem. It is a retelling of Sir Thomas Mallory, Le Morte d'Arthur. तो Idols of the King करके एक आया गाइस, जिसमें टोटल 12 पोम्स का कलेक्शन है और ये रिटेलिंग है सर थॉमस मैलरी के ली मॉर्टे d'Arthur का. यू ऑल नो गाइस ली मॉर्टे d'Arthur, ये मुझे लगता है 15th सेंचुरी का वर्क है, 1400 समथिंग. थॉमस मैलरी ने 15th सेंचुरी यानी एज ऑफ बैरननेस, 64 एज के बाद ये लिखा था. तो उसी की रिटेलिंग है आइडियल्स ऑफ द किंग, है ना. एंड दिस पोम वाज डेडिकेटेड टू प्रिंस एल्बर्ट. तो रॉयल फैमिली के लिए लिखा था टेनिसन ने. क्वीन विक्टोरिया से ये कनेक्टेड थे, तो ऐसे में उनकी फैमिली के ही मेंबर है प्रिंस एल्बर्ट, तो उनके लिए लिखा था आइडल्स ऑफ द किंग. ठीक है, कुछ इसमें बड़ा फेमस कोट है गाइस, एग्जाम में कई बार आता है. जैसे कोट है, द ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ yielding plate to new, and God fulfills himself in many ways. Lost one good custom should corrupt the world. ये फेमस कोट है इसका. The old order change, yielding plate to new, and God fulfill himself in many ways. Lost one good custom should corrupt the world. दूसरा है, he make no friend who never made a fool. तीसरा है, and faith unfaithful kept him falsely true. तो कई सारे हैं. Trust me not at all or all in all. So these are the famous quotes from this particular work, Idols of the King. Trust me not at all or all in all. या तो पूरा ट्रस्ट करो या तो करो ही मत. ठीक है. इसके बाद यूलिसेस आया गाइस. यूलिसेस ये कॉम्पेनियन पोम है लोटस ईटर का. लोटस ईटर और यूलिसेस दोनों एक साथ ही आया था और ये भी एक तरह का ड्रामेटिक मोनोलॉग है गाइस, है ना. यूलिसेस इट्स अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, क्योंकि यहाँ पे एक ही पर्सन बोल रहा है पूरे थ्रू आउट दी पोम. दैट्स व्हाई यू मे कंसीडर यूलिसेस एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग. ठीक है. इसमें बड़ा एक फेमस कोट है गाइस, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड. ये कई बार आपको दीवारों पे लिखा मिल जाएगा, मोटिवेशनल कोट है ना. टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू गिव अप, यानी कभी भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए बल्कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ अपने लाइफ को प्रोग्रेस में आगे करना चाहिए. तो ऐसा है, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड मतलब गिव अप. तो इस तरह के कोट्स हैं. देन गाइस द लेडी ऑफ सैलॉट, ये भी बड़ा फेमस है. इसके भी टोटल 4 पार्ट्स हैं ना, द लेडी ऑफ सैलॉट 1833 में. और ये भी सर थॉमस मैलरी के मॉर्टे d'Arthur पे मतलब उससे इंस्पायर्ड होकर इन्होंने लिखा है. सर थॉमस डी मैलरी का जो मॉर्टे d'Arthur है यानी डेथ ऑफ किंग आर्थर, इसका इंग्लिश टाइटल है, तो उस पे बेस्ड है द लेडी ऑफ सैलॉट. देन गाइस क्रॉसिंग द बार, दिस पोम वाज कंपोज्ड बाय टेनिसन एट एन ओल्ड एज ऑफ 81.
तो गाइस लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन जब 81 इयर्स के थे, यू कैन इमेजिन, उस टाइम पे इन्होंने लिखा क्रॉसिंग द बार। ओके, एंड ही इज अकम्पनीड विद द हिज ग्रैंड डॉटर हेलेना। तो इनका तो मैरिज हो गया था ना, मैरिज के बाद इनके जो ग्रैंड डॉटर थी हेलेन, उसके साथ इन्होंने लिखा था क्रॉसिंग द बार। ओके, ये भी इमेजिनेटिव पोम है। देन गाइस द लोटस ईटर, ये भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है। सो गाइस लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन इज नोन फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग। कई सारे ड्रामेटिक मोनोलॉग इन्होंने लिखे हैं, इंक्लूडिंग लोटस ईटर, यूलिसेस, है ना, टिथोनस, ये सभी ड्रामेटिक मोनोलॉग है, यानी सिंगल पर्सन का पूरा डायलॉग है थ्रू आउट दी पोएम। मॉर्टे डी आर्थर, यू ऑल नो गाइस, मॉर्टे डी आर्थर तो एक्चुअल में ये सर थॉमस मैलरी, जो कि 15 सेंचुरी में, एज ऑफ चौसर के बाद जो हमारा 15 सेंचुरी है ना, एज ऑफ बैरननेस, उसमें इन्होंने लिखा था, उसी का रीराइटिंग है। मॉर्टे डी आर्थर को यहाँ पे लिखा इन्होंने ये। ठीक है, और इसमें इमॉर्टैलिटी, सुपरनेचुरल मैसिनरी, ग्रीक लिटरेचर से कई सारे कैरेक्टर्स इन्होंने। ग्रीक लिटरेचर में टाइरेसियस क्या है, ब्लाइंड है, लाइक होमर, लेकिन ब्लाइंड होते हुए भी गाइस ये जो बोलता है वही होता है, मतलब बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है। तो उसको यहाँ पे इन्होंने कोट किया है लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने इन हिज वर्क टिथोनस, है ना। इसके अलावा गाइस मॉड एंड हिज अदर पोम, ऐसा करके इनका एक वर्क आया, मॉड एंड हिज अदर पोम 1855 में, व्हिच इज अ मोनोड्रामा, है ना। So this work has been written by Lord Alfred Tennyson, who was born 1809, became poet laureate in 1850 and died 1892. But guys, before his death, he contributed a lot. He wrote a lot in English. कई सारे poems और dramatic monologue इन्होंने लिखा, play भी लिखा है तो. Because of this, we are still remembering Lord Alfred Tennyson. Okay, one of the poet laureate of England. और बहुत लंबे टाइम तक रहे हैं, आप ये लगा लो ऑलमोस्ट 42 ईयर्स, 1850 में बने और 1890 यानी 42 ईयर्स तक। तो गाइस एक बैकग्राउंड बता दिया कि विक्टोरियन एज में गाइस किस तरह की बातें चल रही थी फ्रॉम 1837 टू 1901 अंडर द रीन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। अब गाइस आते हैं लिटरेचर पोर्शन पे। तो सबसे पहला नाम हमारे पास आता है जो बड़ा पॉपुलर भी है, रेनाउंड है, शर्लॉट ब्रॉन्टे। ये तीन बहनें हैं, यू ऑल नो। शर्लॉट ब्रॉन्टे, टोटल कितनी सिस्टर्स हैं? 3। शर्लॉट ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे, एन ब्रॉन्टे, तीनों का पेन नेम है। शर्लॉट ब्रॉन्टे का पेन नेम क्या है? करर बेल। एमिली ब्रॉन्टे का एलिस बेल। एन ब्रॉन्टे का आई थिंक एनस बेल करके कुछ है। तो ये 3 सिस्टर्स हैं और तीनों ने गाइस नॉवेल्स लिखे हैं, तीनों प्रोमिनेंट नॉवेलिस्ट हैं। हालांकि सबसे ज्यादा नाम शर्लॉट का है। तो गाइस शर्लॉट ब्रॉन्टे 1816 बॉर्न, 1855 डेथ। ये गाइस इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैं, पोइट हैं और ब्रॉन्टे सिस्टर्स में सबसे बड़ी हैं। यानी शर्लॉट, एमिली और एन में सबसे बड़ी शर्लॉट है। इनका एक नॉवेल आया था गाइस जेन एयर, जो मैं हमेशा क्लास में कोट करता हूँ। मैंने आपको पोस्ट मॉडर्न पढ़ाया, उस टाइम पे भी मैं जेन एयर को कई बार कोट कर चुका हूँ, क्योंकि जेन एयर मेरी भी वन ऑफ द फेवरेट नॉवेल है। और जेन एयर गाइस एक ऐसी नॉवेल है जिसपे बहुत क्रिटिसिज्म आ चुका है, रीराइटिंग्स आ चुकी है कई सारे। पोस्ट मॉडर्न में तो मोर देन 10 रीराइटिंग्स हैज ऑलरेडी बीन डन ऑन दिस नॉवेल जेन एयर। रीराइटिंग्स, इसके कैरेक्टराइजेशन पे, इसका क्रिटिकल, तो बड़ा इंपॉर्टेंट नॉवेल है जेन एयर, ठीक है। एंड शर्लॉट यूज्ड द स्कूल एज द बेसिस फॉर लोवुड स्कूल। तो जेन एयर गाइस नॉवेल मैं भी आपको बताऊंगा अभी। तो शर्लॉट ब्रॉन्टे की जो बचपन की पढ़ाई है वो एक बोर्डिंग स्कूल में हुई थी। बोर्डिंग मतलब जहाँ पे लॉजिंग और हॉस्टल दोनों होता है, लॉजिंग फूडिंग, वहीं रह के पढ़ते हो आप।
सो गाइस शैरलॉट ब्रोंटे का जो पढ़ाई है बचपन का वो लोअर्ड स्कूल जो कि बोर्डिंग स्कूल है वहां हुआ। एंड इन तीनों का एक भाई भी है, यानी ब्रोंटे सिस्टर्स का एक ही भाई है हुज नेम वाज बार्नवेल, BARNWELL, बार्नवेल वाज द ओनली ब्रदर ऑफ शैरलॉट। इसके साथ ही साथ गाइस शैरलॉट एंड बार्नवेल रोट बायरोनिक स्टोरीज अबाउट देयर jointly imagined country Angria, while Emily and Anne wrote article and poem about Gondel। तो ये सारा मतलब जो पूरा फैमिली है, ये 3 सिस्टर्स और एक इनका भाई बार्नवेल, ये सभी लोग लिटरेचर से जुड़े लोग हैं, सभी लोग ऑथर हैं, नॉवेलिस्ट हैं, तो कोलैबोरेशन में भी कई सारा इन्होंने काम किया है। सम ऑफ देयर मैन्युस्क्रिप्ट, यानी शैरलॉट ब्रोंटे का कुछ मैन्युस्क्रिप्ट भी है जो पब्लिश नहीं हो पाया बट मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में है और आगे चल के पब्लिश हुआ, कॉल्ड जुवेनेलिया, JUVENILIA, जुवेनेलिया करके ऐसा एक मैन्युस्क्रिप्ट था जो आगे चल के पब्लिश हुआ। 1833 में गाइस इनका एक नोवेला आया था। नोवेला मतलब जो शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा बड़ा हो और नॉवेल से थोड़ा छोटा हो इन लेंथ। शॉर्ट स्टोरी 20-25 पेजेस का हो सकता है, नॉवेल 150-200 और मोर देन दैट हो सकता है। नोवेला क्या है, इसके बीच का है, जैसे 70 पेजेस, 60 पेजेस, 50, तो नोवेला जो शॉर्ट नॉवेल का शॉर्ट फॉर्म। तो नोवेला इनका एक आया था एंटाइटल्ड द ग्रीन ड्वार्फ 1833 में, द ग्रीन ड्वार्फ, DWARF। फिर गाइस बोर्डिंग स्कूल में शैरलॉट यूज्ड टू टीच इंग्लिश व्हाइल एमिली टीचेस म्यूजिक। ठीक है, तो गाइस शैरलॉट ने क्या पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया, जबकि एमिली क्या पढ़ाती थी, म्यूजिक। ठीक है, यानी इनकी सिस्टर, तो दोनों ने स्कूल टीचिंग करा। फिर 1816 में शैरलॉट, एमिली एंड सेल्फ फाइनेंस्ड द पब्लिकेशन ऑफ अ जॉइंट कलेक्शन ऑफ पोएम्स अंडर द स्यूडोनिम करर बेल, एलिस बेल एंड एक्टन बेल। तो तीनों सिस्टर्स ने मिलकर के गाइस एक जॉइंट पब्लिकेशन कराया, कलेक्शन ऑफ पोएम्स थे जिसमें कई सारे पोएम्स हैं। तीनों सिस्टर्स ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करा एंड 1846 में दिस एंथोलॉजी गॉट पब्लिश्ड, दैट इज कलेक्शन ऑफ पोएम। इसके बाद गाइस इनका एक मैन्युस्क्रिप्ट आया, द प्रोफेसर, बट ये कभी पब्लिश नहीं हो पाया गाइस, ये मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में है, कभी पब्लिश नहीं हो पाया। 1847 में इनका जो मोस्ट फेमस, जिसको आप कह लो मैग्नम ओपस, बेस्ट नोन वर्क एवर, जेन एयर, एन ऑटोबायोग्राफी, जो अगर आप जेन एयर पढ़ोगे तो यू केम टू नो अबाउट शैरलॉट ब्रोंटे, क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफी है, इन्होंने अपने नॉवेल अपने लाइफ पे लिखा है। 1848 में गाइस शैरलॉट बिगेन वर्क ऑन द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ हर सेकंड नॉवेल सिरले। तो जेन एयर पहले पब्लिश हुआ, ये तो बड़ा पॉपुलर है, आज भी इसका रेलेवेंस है। दूसरा इनका नॉवेल आया था सिरले, SHIRLEY, सिरले। ओके, बट गाइस इनकी लाइफ इजी नहीं रही। शैरलॉट के लाइफ का जो लाइफ था गाइस वो बड़ा मतलब आप कह लो कि स्ट्रगलिंग था, क्योंकि ड्यूरिंग नेक्स्ट 8 month हर 2 sisters एमिली एंड ब्रदर बार्नवेल ऑल डाइड। यू कैन इमेजिन द सिचुएशन, कि भाई इनका जो सेकेंड नॉवेल था गाइस 1848 में आया और 1849 में इनकी 2 सिस्टर्स दैट इज एमिली एंड और इनका भाई ऑल डाइड, मतलब ये अकेले रह गई। ठीक है, सो शी कुड कंप्लीट दिस नॉवेल इन 1849। तो इनके लाइफ में गाइस बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, इन्होंने इनका भी लाइफ बहुत लंबा नहीं रहा, मुझे लगता है ऑलमोस्ट 39 और 40 इयर्स में शी ऑल्सो डाइड, बट लाइफ छोटी थी, बट इन्होंने काफी कुछ करके गए। इनके जो राइटिंग्स हैं वो बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं इवन टुडे। While Jane Eyre was written in first person, Shirley was written in third person। तो जेन एयर तो खैर मान लीजिए इनका ऑटोबायोग्राफी है, तो इन्होंने अपने बारे में ही लिखा है, जबकि सिरले में कुछ और भी आपको कैरेक्टर्स मिलते हैं, क्योंकि इसमें ऑटोबायोग्राफिकल नोट नहीं है। सिरले डील विद द थीम ऑफ इंडस्ट्रियल अनरेस्ट एंड द रोल ऑफ वुमन इन सोसाइटी। तो इनका जो सेकंड नॉवेल है इट इज सिरले, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन and role of women in the society she reflected। Okay, she emphasized these 2 themes in her novel Shirley। इसके बाद इनका गाइस थर्ड नॉवेल आया था विलेट, VILLET, विलेट, appeared in 1853। तो विलेट पब्लिश हो गया, 3 नॉवेल इनका आ गया। ओके, जिसमें इनका मेन थीम इन्होंने रखा आइसोलेशन, बिकॉज शी लॉस्ट हर 2 sisters as well as brother Barnwell, so she has no one left in her life, she remained alone। so जो इनका थर्ड नॉवेल आया था गाइस विलेट, तो विलेट का मेन थीम क्या है, आइसोलेशन मींस लोनलीनेस।
and how such a situation can be born and the internal conflict brought out by social repression of individual desire. So isolation means loneliness, internal conflict, social repression, individual desire, ये सारे हैं. ठीक है. आगे चल गया, इनका मैरिज भी हुआ आर्थर के साथ, आर्थर बेल, but she died with her unborn children in 1855. So while pregnancy, while delivery, she died with her child in 1855. तो ये शैर्लोट ब्रोंटे का जो लाइफ था वो कभी भी इजी नहीं था, काफी स्ट्रगलिंग था. और इन्होंने अपने फैमिली में भी काफी, सभी ऑल डाइड इन अ फैमिली, जबकि सब इनसे छोटे हैं. ये सबसे बड़ी सिस्टर थी. Elizabeth Gaskell has written a biography of Charlotte, published 1857 under the title The Life of Charlotte Bronte. So guys, Elizabeth Gaskell ये भी नॉवेलिस्ट हैं. इन्होंने गाइस शैर्लोट की बायोग्राफी भी लिखी 1857 में, इनके डेथ के बाद, टाइटल्ड द लाइफ ऑफ शैर्लोट. और गाइस शैर्लोट ने कई सारे लेटर्स लिखे थे जिसको बाद में पब्लिश कराया गया द टाइम. तो द टाइम क्या है गाइस? कलेक्शन ऑफ लेटर्स है जो इन्होंने अपने फ्रेंड कॉन्स्टेंटीन हेगर को लिखा था इन ब्रुसेल्स. तो काफी सारे लेटर्स थे, उसका भी कलेक्शन वो पब्लिश हुआ, टाइटल द टाइम. इसके अलावा गाइस शी आल्सो रोट पोम अलोंग विद हर सिस्टर्स एलिस एंड एक्टन बेल, टाइटल्ड पोम्स बाय करर, एलिस एंड एक्टन बेल. तो ये तीनों पेन नेम है, करर बेल, एलिस बेल, एक्टन बेल. तो इन्होंने अपने पेन नेम से तीनों बहनों ने कोलैबोरेशन में पोम्स पब्लिश कराए. गाइस शैर्लोट ब्रोंटे के अगर मेजर वर्क्स की बात करें तो पहला तो द प्रोफेसर जो इनका डेब्यू वर्क है पहला. फिर इनका जो नॉवेल है जो पहला, दैट इज जेन एयर, एन ऑटोबायोग्राफी. देन सिरले एंड विलेट. ये चार इनके वर्क्स हैं, बट चारों गाइस पढ़ने लायक हैं. आप पढ़ेंगे तो यू गेट लॉट ऑफ नॉलेज एंड लॉट ऑफ इंस्पिरेशन एज वेल. जेन एयर, सिरले एंड विलेट. गाइस जेन एयर की अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलरली, सो जेन एयर एन ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1847 अंडर द पेन नेम करर बेल. और ये गाइस बिल्डिंग्स रोमन नॉवेल है. बिल्डिंग्स रोमन मतलब कि यहाँ पे जो कैरेक्टर है गाइस जेन, जो प्रोटैगनिस्ट है, उसके बचपन से लेकर एडल्टहुड एंड देन गाइस एडोलेसेंट से लेकर एडल्टहुड तक, ओल्ड एज, मतलब सारे पूरे लाइफ की जर्नी को दिखाया गया है, पैदा होने से लेकर और एडल्ट होने तक. दैट्स व्हाई दिस नॉवेल कम्स अंडर द कैटेगरी बिल्डिंग्स रोमन. इसका जो सेटिंग है गाइस कहाँ का है? नॉर्थ इंग्लैंड, इंग्लैंड का नॉर्थ. और यहाँ पे जेन एयर कौन है गाइस? एक ऑर्फन किड है. अब गाइस जेन एयर है, बचपन में ही हर पेरेंट्स डाइड. ऐसे में इनके एक मामा हैं, मैटरनल अंकल, ठीक है, मिस्टर रीड, REED. तो क्योंकि गाइस ये ऑर्फन है जेन एयर यहाँ पे इस स्टोरी में, तो इसके जो मैटरनल अंकल है जो कि वेल्दी मैन है, वेल्दी मतलब रॉयल फैमिली से, उनको जेन एयर को लेके अपने घर आ गए. अब गाइस क्योंकि वो अंकल हैं तो जेन एयर के प्रति उनका एक इमोशन है, एक सिंपैथी थोड़ा बहुत तो है. बट जो उनकी मैटरनल आंट है दैट इज मिसेस रीड, उनको लग रहा है कि यार कोई एक्स्ट्रा पर्सन आ गया, एक बर्डन के तौर पे वो देख रही है कि यार कहाँ से अब कैसे इसको भी लुक आफ्टर करना पड़ेगा. तो जो मैटरनल आंट है वो जेन एयर को पसंद नहीं करती थी. उसको लगता था यार ये कहाँ से एक एक्स्ट्रा बर्डन आ गया, ओवर बर्डन. ठीक है. उस घर का नाम क्या है? गेट्सहेड हॉल. गेट्स, GATES, गेट्स, HEAD, हेड हॉल. अब इस घर में सब लोग रहते हैं. जेन एयर की लाइफ बचपन से ही बड़ी स्ट्रगलिंग हो गई क्योंकि गाइस इनके पेरेंट बचपन में ही डेथ हो गया. अब ये अपने मैटरनल अंकल और आंट के साथ रहती है. उसमें भी आंट बड़ी क्रूएल है. इसकी आंट मिसेस रीड को लग रहा है कि यार ये ओवर बर्डन एक आ गया फैमिली में. और यहाँ पे गाइस इस घर का जो सर्वेंट है उसका नाम क्या है? बेसी, BESSI, बेसी, हु रिसीव सम काइंडनेस एंड एंटरटेनमेंट. अब क्या होता है गाइस कि वन डे जेन वाज इम्प्रिजन्ड इन अ रूम इन विच मिस्टर रीड हैड डाइड. कुछ दिनों में क्या होता है गाइस, इसके जो मैटरनल अंकल होता है ना मिस्टर रीड, वो उनका भी डेथ हो जाता है. ऐसे में अब गाइस इनकी जो आंट है मिसेस रीड और इनके दो बच्चे, मिसेस रीड के दो अपने बच्चे, वो लोग हैं. तो जेन को तो ये खैर पसंद करती नहीं है. ऐसे में गाइस इनके घर पे एक ना डार्क रूम होता है ना हमारे घर पे एक ऐसा रूम जिसमें कोई लाइट्स नहीं है, बिल्कुल डार्क, जिसको रेड रूम कहते हैं. वहां पे जेन को बंद कर देती है ये. ठीक है. और जेन को बहुत डर लगता है. इसको लगता है कहीं कोई घोस्ट भूत ना आ जाए. पता है ना कई बार बच्चों को डर लगता है. Even Jane scream and faints in the room, but saved by Mr. Lloyd, who suggests Mr. Reed to send Jane to school. तो जेन बहुत चिल्लाती है क्योंकि इसको डर लगता है कि यार कहीं ये भूत तो नहीं है, क्योंकि बच्ची होती है छोटी. इसको इसकी मैटरनल आंट फ्रस्ट्रेशन में क्या करती है, एक मतलब डार्क रूम में बंद कर देती है. और उस डार्क रूम से किसी को भी डर लगेगा. तो गाइस मिसेस रीड का एक दोस्त है मिस्टर लॉयड.
वो सजेस्ट करता है कि आप इसको इतना टॉर्चर कर रहे हो, इससे अच्छा है इसको बोर्डिंग स्कूल भेज दो, ये आपके पास रहेगी ही नहीं, आराम से बोर्डिंग स्कूल में रहेगी, वहीं पे अपना आपका भी टेंशन खत्म। तो ऐसे में गाइज एक स्कूल होता है जो बोर्डिंग स्कूल है, लॉजिंग फूडिंग सब, लोवुड स्कूल, वहां के प्रिंसिपल से दोस्ती होती है मिसेस रीड की, तो उसको इनवाइट करती है। वो प्रिंसिपल आते हैं घर पे, डाइन होता है, साथ में खाना खाते हैं, और इसकी जो आंट है मिसेस रीड कहती है कि भाई ये मेरी डॉटर है काइंड ऑफ, और ये बिल्कुल इसकी एक्टिविटी अच्छी नहीं है, ये बड़ी इनडिसिप्लिन्ड है, फिल्दी रहती है, तो मैं चाहती हूँ ये आपके स्कूल में एडमिशन हो जाए, बट आप इसको बहुत स्ट्रिक्टली डील करना। मतलब जेन के बारे में बहुत सारी गलत बातें वो ऑलरेडी प्रिंसिपल को बता देती हैं। बाद में जाके जेन जो है वो स्कूल चली जाती है, वहां पे पढ़ने लग जाती है। वो जो प्रिंसिपल है इसको काफी डिफेम करता है, डांटता है, पूरे क्लास में आके सबको कहता है कि भाई इस लड़की से कोई दोस्ती मत करना। जेन जो है, जेन इज नॉट गुड, जेन इज वेरी इनडिसिप्लिन्ड गर्ल, है ना। हर पेरेंट्स टोल्ड मी अबाउट दिस। तो ऐसे में जेन से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, क्योंकि जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं वही जेन के बारे में आके क्लास में बहुत सारी बातें बोल देते हैं। बट वही जेन की एक दोस्त बनती है वहां पे, जिसका नाम क्या होता है, हेलेना बर्न्स, हेलन। बट अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि उसी समय ना इंग्लैंड में एक पेंडेमिक आता है, टाइफाइड। उस टाइम पे तो गाइस टाइफाइड का अब तो कर बहुत सारे इलाज हो गए, मेडिसिन है, बट उस टाइम पे टाइफाइड का ऐसा कोई इलाज नहीं था। और एक ऐसी पेंडेमिक आई जिसमें इसकी जो एक दोस्त थी जिसके साथ ये बहुत कुछ शेयर करती थी, उसका भी डेथ हो गया। तो ओनली वन फ्रेंड ऑफ जेन डाइड, हेलन का भी डेथ हो गया, अभी और आइसोलेशन में आ गई। ठीक है। फिर गाइस शी स्पेंड 6 years एज अ स्टूडेंट एंड 2 year एज अ टीचर एट लोअर स्कूल। फिर भी गाइस कैसे करके स्ट्रगल करके, इंसल्ट फेस करके इसने अपने 10th-12th की पढ़ाई पूरी की, और 2 साल इसने काम भी किया लोअर स्कूल में। फिर इसको लगा कि यार चलो यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस इंग्लैंड वगैरह में क्या है ना कि जैसे इंग्लैंड वगैरह में ट्यूटर होता है, ट्यूटर मतलब कि इंग्लैंड में ये भी एक जॉब है, क्योंकि वहां पे ट्यूटर्स कम है। तो वहां पे क्या होता है कि जैसे कोई अगर पढ़ा लिखा किसी को ट्यूशन पढ़ाना चाहता है, तो वहां पे आपको लॉजिंग फूडिंग सब मिल जाएगा एक अच्छी सैलरी के साथ, क्योंकि वहां पे गाइस लोगों के पास पैसे की कमी है नहीं, है ना, लेकिन टाइम की कमी है। तो ऐसे में वहां के जो रॉयल फैमिलीज हैं इंग्लैंड के, उस टाइम पे भी, विक्टोरियन टाइम में भी, तो वो लोग क्या करते थे, किसी को रख देते थे अपने घर में कि हाँ भाई आप मेरे बच्चों को लुक आफ्टर भी करो, पढ़ाओ भी, होमवर्क भी करो, सब कुछ करो, इसके बदले में आपको रहना, खाना और एक अच्छी सैलरी। तो ऐसे में जेन एयर को लगा कि यार चलो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, स्कूल में कब तक पढ़ाएंगे। तो ऐसे में गाइस शी एक्सेप्ट अ गवर्नेंस पोजीशन एट अ मैनर कॉल्ड थॉर्नफील्ड हॉल। तो गाइस एक बहुत रॉयल फैमिली था जिसका ओनर कौन था, मिस्टर रॉचेस्टर। ये बड़ा रॉयल फैमिली का बंदा है मिस्टर रॉचेस्टर, बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड है। इसकी एक ही बेटी है एडेला, बहुत छोटी सी है। मिस्टर रॉचेस्टर क्योंकि लैंडलॉर्ड है, इसका टाइम नहीं है कि अपनी बेटी को दे पाए, तो इसलिए ये क्या करता है, जेन को एम्प्लॉय देता है, एम्प्लॉयर बनाता है, भाई आप मेरी बेटी का लुक आफ्टर करो। तो जेन वहां पे अच्छी सैलरी होती है, रहना खाना लॉजिंग फूडिंग सब है, तो जेन स्टार्टेड टीचिंग एडेला, है ना। तो कुछ समय तो रहती है, बाद में गाइस क्या होता है कि जेन और मिस्टर रोचेस्टर के बीच जो है एक लव अफेयर डेवलप होने लग जाता है। जेन भी इमोशनली मतलब कि सी ऑल्सो बिकम इमोशनल विद मिस्टर रोचेस्टर, रोचेस्टर भी इमोशनली आने लग जाता है। बट मीन वाइल गाइस इसमें क्लाइमेक्स ये है कि जब रोचेस्टर एंड जेन एयर दोनों के बीच एक अच्छा रिलेशन हो जाता है, बोथ फेल इन लव विद वन अनदर, तब जाके एक दिन क्या होता है कि जेन उस घर में होती है, अचानक से उसको जोर जोर से हंसने की आवाज आती है किसी की, जोर जोर से हंसने की। तो उसको लगता है यार कौन है, फिर इग्नोर कर देती है। दूसरे दिन फिर आता है, तो फिर ये पता करती है कि आवाज किसकी है, जो रोज ऐसा लग रहा है कोई लेडी हंस रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई लेडी क्या कर रही है, हंस रही है ना। तो ऐसे में गाइज ये पता करती है, तो इसको पता लगता है कि रोचेस्टर जो है वो ऑलरेडी क्या है, मैरिड है। लेकिन जिसके साथ इसकी मैरिज हुई है ना वो एक ब्लैक वुमन है, अफ्रीका से आई ब्लैक वुमन है। वो भी बहुत वेल्दी फैमिली की थी, लेकिन क्योंकि ये ब्लैक है इसलिए रोचेस्टर इसको अपने साथ नहीं रखता, इसको एक कमरे में बंद करके रखा हुआ है और सबको बोल दिया कि ये सी इज मैड। इसी का नाम गाइस बर्था मैसन है, जिसपे कई सारे रीराइटिंग्स हुए हैं, जिसपे कई सारे रीराइटिंग्स हुए हैं पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में। प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी, मैड वुमन इन द अर्टिग, यही यही वो कैरेक्टर है बर्था मैसन। तो गाइस जेन एयर को पता लगता है कि भाई रोचेस्टर ऑलरेडी गॉट मैरिड, है ना, रोचेस्टर का ऑलरेडी मैरिज हो चुका है, और इसकी जो वाइफ है वो बर्था मैसन है, ब्लैक वुमन है, जिम्बाब्वे की है।
और रोचेस्टर जो है इसको एक कमरे में बंद कर दिया है, कहता है जी पागल है ना? तो जब गाइस व्हेन जेन एयर केम टू नो अबाउट द मैरिज ऑफ रोचेस्टर, तो ऐसे में जेन तो बिल्कुल टूट जाती है, उसको लगता है यार ये तो मेरे से छिपाया गया। और जेन एयर क्या करती है, उस घर को इमीडिएटली छोड़ के चली जाती है, ये सोच के कि अब मैं वापस नहीं आऊंगी यहाँ पे। फिर ये आगे जाती है गाइस, भटकती है, इसको बड़ी मुश्किल होती है, खाने पीने को भी नहीं मिलता। तब जाके गाइस क्या होता है कि इसको एक और पता लगता है एक पर्सन के बारे में जो क्लर्जी मैन है, जिसका नाम है सेंट जॉन रिवर। क्या नाम है? सेंट जॉन रिवर। वो क्या है गाइस, एक एक पादरी है, क्लर्जी मैन है। और उसके कई सारे स्कूल्स हैं, जैसे हमारे यहाँ चलते हैं ना सेंट फ्रांसिस, सेंट कोलंबस, ऐसे ही गाइस उसका स्कूल का बहुत सारा चेन है, क्योंकि वो पादरी है तो कई सारे स्कूल्स को वो चलाता है। तो इसके घर वो जाती है, सेंट जॉन की 2-3 बहनें भी हैं, है ना? उसके साथ अच्छी जेन की दोस्ती हो जाती है, सेंट जॉन इसको जॉब दे देता है, भाई मेरे स्कूल में पढ़ाओ, कॉन्वेंट स्कूल में। ये पढ़ाने भी लग जाती है। आगे चल के जॉन रिवर इसको मैरिज का भी प्रपोजल देता है कि भाई एक काम करो, मैं इंडिया में अपने काम को प्रोपेगेट करना चाह रहा हूँ कि भाई इंडिया में भी कॉन्वेंट स्कूल में खोलूं, तो तुम मेरे से मैरिज कर लो, तुमको इंडिया लेके जाऊंगा, वहीं पे हम लोग रहेंगे। बट गाइस जेन एयर वाज लाइक मैडली इन लव विथ मिस्टर रोचेस्टर। मिस्टर रोचेस्टर को ये छोड़ के आ चुकी थी, बट आज भी इसके दिल में उसके लिए इमोशन था। तो सेंट जॉन इसको बहुत कन्विंस करता है कि जस्ट गेट मैरिड विद मी, है ना? वी विल गो टू इंडिया एंड प्रोपेगेट और स्टार्ट सम कॉन्वेंट स्कूल इन इंडिया, वहीं पे हम लोग रहेंगे। तो इसके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था जेन के लिए कि चलो भाई शादी कर लेते हैं, सेटल हो जाएंगे, काम करेंगे। बट गाइस जेन मना कर देती है। सेंट जॉन बहुत प्रेशर देने लग जाता है मैरिज के लिए, तो जेन फिर क्या करती है, सेंट जॉन के भी जॉब को छोड़ के और एक दिन इसको अचानक से ऐसा फील होता है कि रोचेस्टर परेशानी में है, जिसको कहते हो टेलीपैथी। ऐसा गाइस हमारे लाइफ में कई बार होता है, जिसके आप बहुत क्लोज हो गए या जिसके बारे में आप बहुत सोचते हो, बात करते हो, तो अगर उस वो परेशानी में होगा ना तो आपको फील हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड टेलीपैथी। ये हम सभी में है। आप अगर प्रॉब्लम में होंगे, आपके आपके पेरेंट्स को फील हो जाएगा कि कुछ बात है, भले ही आप उनके पास रहो चाहे ना रहो, या आपका कोई लव्ड वन है वो प्रॉब्लम में है, तो शायद आपको ये फील हो जाए। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है गाइस। तो एक दिन जेन एयर को ना टेलीपैथी होता है, उसको ऐसा फील होता है कि रोचेस्टर इज इन प्रॉब्लम, और वो सेंट जॉन के स्कूल को, उसके घर को छोड़कर और बस निकल जाती है। ठीक है? कहाँ के लिए? रोचेस्टर के घर के लिए, दैट इज थॉर्नफील्ड हॉल, गेट्सहेड हॉल उसका घर जो है। जब वो वहां जाती है तो देखती है कि जो रोचेस्टर है वो ब्लाइंड हो चुका है। रोचेस्टर बिकेम ब्लाइंड। तो वो बड़ी सरप्राइज हो जाती है, भाई रोचेस्टर ब्लाइंड हो गया, ये तो ठीक ठाक था। फिर उसको वहां पे पता लगता है कि जो बर्था मैसन है, जो इसकी वाइफ थी, उसने एक दिन क्या किया, गुस्से में आके पूरे घर में आग लगा दिया। उसने क्या किया, एक दिन गुस्से में आके पूरे घर में आग लगा के फिर वो भाग गई। ऐसे में मिस्टर रोचेस्टर जो है वो बैडली डैमेज हो गया, इंजर्ड हो गया। अब वो ब्लाइंड हो चुका है लाइफ टाइम के लिए। तो फिर जैसे ही जेन मिस्टर रोचेस्टर को टच करती है, तो जो ब्लाइंड होते हैं उनको सेंसेशन काफी होता है, वो पहचान लेता है। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं, रोने लग जाते हैं। और फिर जेन प्रॉमिस करती है कि मैं अपने रिमेनिंग लाइफ को जो है आपके साथ ही मतलब बिताऊंगी। ठीक है? तो ऐसे में गाइस मिस्टर रोचेस्टर और जेन एयर का एक तरह से कह लो रीयूनियन होता है। And at the end of the story, Jane writes that she has been married for 10 blissful years and Rochester regains sight in one eye and he was able to behold their son at his birth. यही नहीं, मिस्टर रोचेस्टर और जेन मैरिज भी करते हैं। 10 साल ये लोग साथ रहते हैं। और जेन बताती है कि मतलब दोनों के बीच इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है कि उसको थोड़ा साइट आ भी जाता है। मतलब वैसे तो वो ब्लाइंड हो चुका है, बट थोड़ा थोड़ा उसको दिखने लग जाता है एक आंख से। और दोनों के एक बच्चे भी होते हैं। ओके, सो द फाइनल वर्ड ऑफ द नॉवेल आर एमेन, इवन सो कम लॉर्ड जीसस। मतलब थैंक्स, जिसको हम लोग है ना क्रिश्चियन में ऐसा एमेन कहते हैं, तो ये लोग लॉर्ड जीसस को थैंक्स करते हैं। तो ये गाइस बड़ा ही एक हार्ट टचिंग स्टोरी है जेन एयर, जिसमें एक लेडी है और ये गाइस फेमिनिस्ट लेडी है। आप ये सोचिए कि विक्टोरियन एज में 1850s के टाइम पे एक वुमन है जिसके पेरेंट्स नहीं है, एक तरह से ऑर्फन किड है, और वो अपने लाइफ को कैसे खुद से बनाती है। पहले लोड स्कूल जाती है, वहां पे उसको कोई दोस्ती नहीं करता, इंसल्ट होता है, प्रिंसिपल उसके खिलाफ होते हैं, फिर भी कैसे करके वो पढ़ती है, फिर वहीं पे पढ़ाती भी है एज अ टीचर। फिर उसको लगता है नहीं यार कुछ थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। वहां से फिर किसी के घर जाती है, एज अ गवर्नेंस काम करती है। फिर उसको वहां से कुछ
मिस्टर रॉचेस्टर के बारे में पता लगता है तो फिर वो कहीं और जाती है। तो पूरा लाइफ मतलब आप देख सकते हो कि ऐसी विक्टोरियन वुमन हु वर्कड अ लॉट, हु फेस्ड अ लॉट, बट स्टिल शी जस्ट मैनेज टू बिल्ड हरसेल्फ। तो ये जेन एयर की स्टोरी है। इस पे कई सारे राइटिंग्स हो चुके हैं, आज भी होते हैं। जब आप पोस्ट मॉडर्न एज में जाएंगे, मैंने आपको पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ाया, तो वहां पे जब म्यूरियल स्पार्क का एक वर्क है, द प्राइम ऑफ मिस जून ब्रूडी, म्यूरियल स्पार्क रोट द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी, ये पूरा गाइज इसी पे बेस्ड है, जेन एयर पे। ओके, ऐसे ही गाइज मैड वुमन इन द अटीक सैंड्रा गिलबर्ट का है। तो कई सारे वर्क्स हैं, रीराइटिंग्स है जेन एयर पे। इसके अलावा गाइज द प्रोफेसर जेन शर्लॉट ब्रॉन्टे का भी वर्क है, और निजी मैजिकल ने भी एक सेम टाइटल पे वर्क लिखा है। ओके, सो दिस इज गाइज शर्लॉट ब्रॉन्टे, हु वाज बोर्न 1816, डाइड 1855। इसके बाद गाइज इसकी जो दूसरी बहन है एमिली ब्रॉन्टे, ये भी गाइज सेम एज की है, 1816 born, 1855 डेथ। शी वाज आल्सो born इन नॉर्थ इंग्लैंड, दैट इज थॉर्नटन। ये भी ब्रॉन्टे सिस्टर्स हैं और सेल्फ एडुकेटेड हैं इनके, क्योंकि ये लोग बचपन में ही ऑर्फन हो गए थे। एंड शी हैज नो सोशल कनेक्शन आउटसाइड हर सिबलिंग्स। तो ये अपने भाई, क्योंकि 3 भाई 1 बहन थे, सभी लोग लिटरेचर को लेकर के बड़े अवेयर थे, तो ऐसी बाहर में कोई इनकी सोशल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, सब लोग आपस में ही पढ़ते थे, साथ रहते थे। ठीक है, इनका भी एक वर्क है गाइस जिस पे मूवी भी बन चुका है, बॉलीवुड में भी मूवी बना है, वुदरिंग हाइट। इन्होंने एक ही नॉवेल लिखा अपने लाइफ टाइम पे, लेकिन गाइस ये नॉवेल मतलब बड़ा पॉपुलर है, स्टिल रेलिवेंट, अभी भी हम लोग इसको कोट करते हैं, वुदरिंग हाइट। ठीक है, इसके साथ ही गाइस एमिली ब्रॉन्टे टुक वॉल्टर स्कॉट्स द ब्राइड ऑफ लेमरमूर फॉर द प्लॉट ऑफ वुदरिंग हाइट। शी हैज यूज्ड द pseudonym एलिस बेल इन दिस नॉवेल। तो वुदरिंग हाइट जो है ना गाइस, ये बेस्ड है द ब्राइड ऑफ लेमरमूर, रिटन बाय वॉल्टर स्कॉट, जिसको वेवर्ली नॉवेल के लिए हम लोग जानते हैं। तो 1847 में ये पब्लिश हुआ था वुदरिंग हाइट, और बड़ा फेमस है, आप लोगों ने पढ़ा भी है शायद, इसको कॉलेज वगैरह में सिलेबस में भी होता है। इवन डीजी रोसेटी, वन ऑफ द प्री रैफेलाइट, refers to Wuthering Height as a friend of a book, an incredible monster. The action is led in her only. It seems places and people have English names here, there. So डीजी रोसेटी also appreciated Wuthering Height. जूलियट गार्डिनर, मतलब सभी ने अप्रिशिएट किया। आपको पता ही है गाइस वुदरिंग हाइट का स्टोरी, यहाँ पे एक कैरेक्टर होता है हेथक्लिफ। यहाँ पे जो प्रोटैगनिस्ट नहीं है, यहाँ पे एक एंटागोनिस्ट है। इन दिस नॉवेल वी हैव एंटागोनिस्ट नेम्ड हेथक्लिफ। और यहाँ पे जो हेथक्लिफ है गाइस, ये भी एक बिल्डिंग्स रोमन आप कह सकते हो इसको, क्योंकि हेथक्लिफ भी यहाँ पे क्या होता है, एक ऑर्फन किड होता है, ऑर्फन होता है। तो क्योंकि वो ऑर्फन होता है गाइस, तो फॉर्चुनेटली एक पर्सन है जो बड़े नोबल फैमिली का है, वो क्या करता है, इसको उठाकर अपने घर ले आता है, इसको हेथक्लिफ को। ठीक है, तो हेथक्लिफ क्या है कि वैसे तो ये ऑर्फन है, बट फॉर्चुनेटली इसको एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड होते हैं, तो मिस्टर अनसॉ, क्या नाम होता है, मिस्टर अनसॉ, PARNSHAW। तो मिस्टर अनसॉ क्या करते हैं, इसको अपने घर ले आते हैं कि चलो भाई अनाथ है, ऑर्फन है, इसी बहाने मेरे यहाँ रहेगा, पढ़ लिख लेगा, है ना। तो अपने यहाँ ले आते हैं, वहीं पे हेथक्लिफ रहने लग जाता है। अनसॉ अपने बच्चों में और हेथक्लिफ में कोई वैसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। बट गाइस कुछ दिनों के बाद क्या होता है, अनसॉ का डेथ हो जाता है, मिस्टर अनसॉ जो है उनका डेथ हो जाता है। मिस्टर अनसॉ के अपने बच्चे हैं, एक तो हिंडले है और उसकी बेटी कैथरीन, ये 2 भाई बहन है। हिंडले को गाइस बड़ी प्रॉब्लम है, हिंडले जो है, जो अनसॉ का बेटा है, उसको बड़ा प्रॉब्लम है कि यार ये कहाँ से हेथक्लिफ आ गया। तो हेथक्लिफ को वो बहुत परेशान भी करता है, टॉर्चर करता है, मारता पीटता भी है। पर फिर भी हेथक्लिफ वैसे भी ऑर्फन है, तो उसके पास तो कोई और रास्ता है नहीं, ऐसे में वो वहीं रहता है, लंबे टाइम तक गाइस रहता है हेथक्लिफ, लेकिन सारी चीजों को याद रखता है। अब गाइस यहाँ पे क्लाइमेक्स ये है कि हेथक्लिफ जैसे जैसे बड़ा होता है, उसका एक इमोशनल कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है कैथरीन के साथ। कैथरीन कौन है, अनसॉ की बेटी। अब गाइस कैथरीन जो है वो एक लैंडलॉर्ड की बेटी है, हेथक्लिफ एक ऑर्फन है। तो जब ये बात हिंडले को पता लगता है, हिंडले मतलब अनसॉ का बेटा यानी कैथरीन का भाई, तो हिंडले जो है हेथक्लिफ को डांटता है, धमकाता है, भगा भी देता है कि भाई तुम हमारे स्टैंडर्ड के नहीं हो, तुम हमारे लेवल के नहीं हो, तुम एक ऑर्फन हो, ऐसे में तुम मेरी सिस्टर है, तो शादी नहीं होने देता। बाद में जाके गाइस कैथरीन की मैरिज किसी और से हो जाती है, कैथरीन का जो मैरिज है वो किसी रॉयल फैमिली में हो जाती है। बट गाइस ये जो हेथक्लिफ है ना, ये एंटागोनिस्ट है, ये सभी चीजों को याद रखता है, और इसके मन ही मन में ये चलता है गाइस कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, और ये ऐसा करता भी है गाइस। मतलब ये
अंसो की फैमिली में जितने लोग होते हैं, इंक्लूडिंग कैथरीन, हिंडले, कैथरीन का जो हस्बैंड है, कैथरीन की जो बेटी होती है, लिटिल कैथरीन, सभी को ये टॉर्चर करता है, सभी को परेशान करता है। सिर्फ इस गुस्से में क्योंकि बचपन में इसके साथ हिंडले ने या अंसो फैमिली ने अच्छा नहीं किया। इसको काफ़ी मतलब ऑर्फन बोला या इसको सताया। तो हेथक्लिफ सभी को मतलब बदला लेता है और कई लोगों को मार भी देता है। ठीक है? तो ऐसे में गाइस इसकी स्टोरी ये है कि भाई कोई एक कैरेक्टर है जो कि ऑर्फन है और वो जो भी प्रॉब्लम्स अपने लाइफ में फेस करता है चाइल्डहुड में, फिर वो बाद में जाके उसको रिवेंज लेता है। और रिवेंज में क्या करता है, करीब-करीब सभी का इसमें डेथ हो जाता है। तो इसका जो एंडिंग है वो बड़ा सैड एंडिंग आप कह सकते हो। Even Heathcliff start talking to the ghost of elder Catherine and thus slowly becomes more and more obsessed. तो वो वाली फिल्म आई थी ना, कई सारी ऐसी मूवी है बहरहाल। तो हेथक्लिफ जो है इस कैथरीन के प्यार में, क्योंकि इसको लगता है कि कैथरीन मेरी नहीं हुई, तो कैथरीन के आसपास के जितने लोग हैं मैं सबको मार दूंगा, और ये मार भी देता है। इवन कैथरीन का भी बाद में डेथ हो जाता है। तो जब कैथरीन का डेथ हो जाता है तो कैथरीन की जो बेटी है इसाबेला, उसको भी ये टॉर्चर करता है, उसको भी ये परेशान करता है। एवरीथिंग इज ही रिमाइंड्स हिम ऑफ कैथरीन ओनली एंड वन नाइट हेथक्लिफ आल्सो डाइज। तो इसकी बड़ी सैड एंडिंग है। लास्ट में हेथक्लिफ सबको मार के खुद भी मर जाता है। तो लास्ट में हेथक्लिफ का डेथ होता है, बट अपने डेथ से पहले इसकी वजह से पूरा अर्नसॉ फैमिली खत्म हो जाता है इसके गुस्से में। बस इसको गुस्सा इस चीज का होता है कि कैथरीन की शादी इससे नहीं हुई, और कैथरीन की शादी के टाइम इसको इंसल्ट किया गया, ये बोला गया कि भाई तुम हमारे लेवल के नहीं हो, तो नहीं हो सकती। तो ऐसे में इसने, है ना, वो वाला गाना ना, ठुकरा के प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो वो यहाँ पे सूट कर रहा है ये। तो हेथक्लिफ कुछ ने कुछ वैसा ही किया। तो हियर हेथक्लिफ इज द एंटागनिस्ट। ठीक है, एज फार एज वुदरिंग हाइट इज कंसर्न। तो ये बड़ा हार्ट टचिंग है और बहुत फेमस है, इसका भी बड़ा रेलिवेंस है। ठीक है, एंड द कैरेक्टर्स दैट रिमेन्ड अलाइव एट द एंड आर ओनली हेटन। हेटन कौन है गाइस? हेथक्लिफ का बेटा। आगे चल के हेथक्लिफ की भी शादी होती है, तो उसका एक बेटा होता है हेटन, HAERT1, वो जिंदा होता है। कैथरीन कौन है? कैथरीन की बेटी, लिटिल कैथरीन। जो कैथरीन की बेटी है ना, उसकी वो होती है, और लॉकवुड। ये बस 3 लोग जिंदा रहते हैं, बाकी सब मर जाते हैं इसमें। इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोट है, आई वंडर्ड हाउ एनीवन कुड एवर इमेजिन यूनिक नंबर्स फॉर द स्लीपर इन दैट क्वाइट अर्थ। सो ये बड़ा फेमस कोट है। बट ये इसकी जो स्टोरी है गाइस बड़ी पेनफुल है। जो इसकी एंडिंग है वो भी बड़ी पेनफुल है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैक्सिमम कैरेक्टर डाइड इन दिस स्टोरी। हेथक्लिफ का भी डेथ हो जाता है, और सिर्फ बदले के लिए। तो इसमें थीम ऑफ रिवेंज इज इंपॉर्टेंट, थीम ऑफ रिवेंज, है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास गाइस। टुडे वी डिस्कस्ड the background, the basic details of Victorian literature. 1837 to